अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में आपके लिए लाए हैं बंगाल और केरल से ताजा चुनावी हाल। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी छवि को प्रबल हिंदूवादी के तौर पर पेश कर रही हैं और सहानुभूति अर्जित करने के लिए उल जलूल आरोप भी लगा रही हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी तो कह दिया कि भाजपा ने हमला किया। अब कह रही हैं कि अमित शाह हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा मंगलवार को ममता बनर्जी ने फिर से एक रैली के दौरान चंडी पाठ किया और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या है यह गंभीर आरोप, यह आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए ममता बनर्जी का चंडी पाठ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सदा नमस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। तो यह था ममता बनर्जी का चंडी पाठ। दीदी ने मंगलवार को भाजपा से कई सवाल किए और पार्टी को घेरा। उन्होंने पूछा कि क्या निर्वाचन आयोग को अमित शाह चला रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या अमित शाह निर्वाचन आयोग को निर्देश दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री देश चलाएंगे या बंगाल में हमारा उत्पीड़न करने के लिए साजिश रचेंगे। ममता बनर्जी ने यहां तक पूछ लिया कि क्या भाजपा मेरी हत्या करने की साजिश रच रही है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बैठकर साजिश रच रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि अमित शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते क्या हैं, क्या वे सोचते हैं कि वे मुझे मारकर यह चुनाव जीत लेंगे। वे गलती पर हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि गुवाहाटी से सोमवार रात कोलकाता लौटे अमित शाह ने प्रदेश भाजपा के साथ जो बैठकें की हैं उनमें वह दरअसल साजिश रच रहे हैं, क्योंकि अपनी रैलियों में कम भीड़ देखकर वह समझ गए हैं कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने से मीलों दूर है। ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में रैली के दौरान निर्वाचन आयोग को भी नहीं बख्शा और कह दिया कि आयोग ने मेरे सुरक्षा निदेशक तक को हटा दिया है। अब ममता बनर्जी भले निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और वो अमल में भी आ चुका है। वाकई यह पहला चुनाव है जिसमें प्रतिद्वंदी दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग को भी निशाना बनाया जा रहा है। वैसे ममता बनर्जी दूसरे दलों पर हमलावर रहती ही हैं, लेकिन इस बार उनके जो तेवर देखने को मिल रहे हैं वह दर्शाते हैं कि उन्हें यह पता चल गया है कि इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की राह कठिन है। इसलिए लगता है कि वह बौखलाहट में कुछ भी बोल रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर में जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में जोरदार माहौल बनाया। अब ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं तो योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी द्वारा चंडी पाठ किए जाने का स्वागत किया, लेकिन कटाक्ष के साथ। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है।
ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि ममता बनर्जी को लगी चोट किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगता है। यह आरोप ममता दीदी को छोड़कर और किसी ने नहीं लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जांच एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक ने जो कुछ भी रिपोर्ट में, उसके भी रिपोर्ट में जो भी बातें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण जो है ये दुर्घटना हुई है। लेकिन यदि उन्हें चोट लगी है तो हमारी पूरी वो है, मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन सर लेकिन यह भी उनके हताशा का ही यह परिणाम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस चोट के लिए लांछित करने की कोशिश की जा रही है। अब उनके आरोप लगाने से मैं समझता हूं कि कुछ नहीं होता है, उसका कोई, उस आरोप का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 14 से लेकर 2019 तक सरकार चली है और जनता ने अपनी पक्की मुहर लगाई है। मैंने पहले से भी अधिक सीटों पर विजय देकर 302 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है और एनडीए को देखिए तो बहुत ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की है। यदि ठीक तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट न चलाई होती तो मैं समझता हूँ लोकसभा के चुनाव में 2019 में यह इतनी बड़ी शानदार कामयाबी हासिल न होती। मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने जा रही है। नहीं कुछ नहीं, हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे एमएलए जो चुनकर आएंगे वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। मैं तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें धर्म मजहब के नाम पर यह लिया गया कोई फैसला नहीं है। दुनिया का कोई भी देश हो वो किसी भी सूरत में अपने यहाँ अवैध घुसपैठ को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, यदि दुनिया के किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है और नागरिकता दिए जाने की सारी औपचारिकताओं को वो पूरा करता है, उसे नागरिकता दी भी जाती है। इसलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पूरी तरह विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। असम के बाद वह मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां विष्णुपुर में उन्होंने एक भव्य रोड शो किया और मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिषी और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वपन दासगुप्ता ने मंगलवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दासगुप्ता पर संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया था। स्वपन दासगुप्ता अप्रैल 2016 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। दासगुप्ता ने ट्वीट कर कहा, बंगाल को बेहतर बनाने की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करने के लिए मैंने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैं भाजपा उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधानसभा सीट से अगले कुछ दिनों के अंदर नामांकन दाखिल करने की उम्मीद करता हूं। सूत्रों ने बताया कि स्वपन दासगुप्ता ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा बुधवार से प्रभावी माना जाए। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर स्वपन दासगुप्ता ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वे उठाए जाएंगे। राज्यसभा सदस्य के रूप में अभी उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 तक था। उधर केरल की बात करें तो केरल विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद महिला कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा देने और इसके विरोध में अपना सिर मुंडवाने के एक दिन बाद लतिका सुभाष ने पार्टी
छोड़ दी और कोट्टायम के एत्तुमनूर से 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एआईसीसी के सदस्य 56 वर्षीय लतिका सुभाष ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और केपीसीसी अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में लतिका सुभाष ने कहा कि कांग्रेस महिला कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की भावना को समझने में बुरी तरह विफल रही। एक महिला के रूप में मुझे लगता है कि यह हमारे खिलाफ एक योजनाबद्ध उपेक्षा है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला। दूसरी ओर केरल की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने कहा है कि वह केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट गठबंधन का समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित करेंगे। No, in fact, I am meeting Mr. Pawar because I resigned from the Congress party. And after that, in the national level leaders, to whom I have personal contact, I am meeting. Today, Mr. Pawar is the senior most leader of the Congress party. He is in the NCP, but if you take the Congress leaders in the country today, he is the senior most Congress leader in the country. So today, what the situation, crisis faced by the Congress party and the country as a whole, I think anybody need to discuss with Mr. Pawar. And also I worked with him closely for a long time. So today I am meeting him. I am also meeting Mr. Yechury. I am also meeting Mr. Ghulam Nabi Azad. We will discuss about the future course of action. I feel I have to extend support to the LDF. So how to remain in which group, which party, and how to operate for the future, that we have to discuss. So it is not been decided by you that whether you will join NCP or you will join left? That I will decide after I meet Pawar sir.